हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी रस 01 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की जनगणना 2011 और इससे महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि क्या कहती है 2011 की जनगणना। आइए देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1882 में लॉर्ड मेयो के काल से हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल से 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी नियमित जो जनगणना हुई थी स्टार्टिंग, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को जनगणना का श्रेय दिया जाता है भारत में। और विश्व में देखा जाए तो इसकी सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो स्वीडन में हुई थी 1749 में। और भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना से संबंधित कार्य और इससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वह होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। और 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई है और यह स्वतंत्र भारत की हुई है साथ में। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो भारत की संख्या में तो 15वीं हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हुई है वो 7वीं है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और 2020 तक भारतीयों की जो औसत उम्र हो जाएगी वो 29 वर्ष हो जाएगी। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। याद रखने वाली बात है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल जो घेरता है वो तो मात्र 2.4% है, लेकिन जनसंख्या विश्व की 17.5% है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है, तकरीबन 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 121 करोड़ में 31.2% तो ग्रामीण है, वो सॉरी नगरीय है, 68.8% शहरीय है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या ने स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया है। अब जनसंख्या को डिटेल से देखते हैं। सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम राज्य और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश को। तो सर्वाधिक राज्यों में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। और उसके बाद है महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या 11 करोड़ है, तकरीबन 11 करोड़ कुछ लाख है। उसके बाद बिहार और भी राज्य हैं। और न्यूनतम में देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या में पहले नंबर पर सिक्किम है, जिसकी है 6 लाख, मात्र 6 लाख जनसंख्या सिक्किम की है। उसके बाद मिजोरम है, जिसकी 10 लाख के आसपास है। अब केंद्र शासित को देखते हैं। केंद्र शासित में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है, जिसकी जनसंख्या है 1.67 करोड़। और न्यूनतम में लक्षद्वीप है, जिसकी मात्र 64,000 है। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो है सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्यों में मेघालय की है 27.9%। 27.9% है मेघालय की। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी 26% है ग्रोथ रेट। न्यूनतम में नागालैंड की है सबसे कम। ये भी याद रखने वाली बात है कि नेगेटिव में जो ग्रोथ रेट है वो मात्र एक राज्य है, उसकी है नागालैंड की 0.6%। उसके बाद केरल है, जिसकी है मात्र 4.9%। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं, सर्वाधिक 55.9% है दादर एवं नगर हवेली की। और लक्षद्वीप की न्यूनतम है, जिसकी है 6.3%। अब जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। जनसंख्या घनत्व को देखने से पहले जनसंख्या घनत्व को समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो राज्यों में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, जिसका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के हिसाब से, भारत के जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है बिहार का। आगे देखते हैं और इस जनसंख्या घनत्व को और डिटेल से समझते हैं कि सर्वाधिक
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं और न्यूनतम कौन से हैं। सर्वाधिक राज्यों में है, पहले नंबर पर बिहार है, जैसा कि मैंने पहले बताया 1106 है इसका। उसके बाद है पश्चिम बंगाल जिसका है 1028, इसका भी काफ़ी है जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम में देखते हैं न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश का, न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश का है मात्र 70 है। उसके बाद है मिजोरम जिसका है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का है, दिल्ली का तो बहुत ज़्यादा है, इसका 11,320, क्योंकि ये राजधानी है, इसका होना तो लाजमी है 11,320। और न्यूनतम में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जिसका मात्र 46 है। अब लिंगानुपात को समझते हैं। लिंगानुपात को समझने से पहले ये लिंगानुपात को भी समझ लेते हैं कि यह होता क्या है। लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक राज्यों में देखा जाए तो सर्वाधिक है केरल का जिसका है 1084, इसका काफ़ी है, अच्छी बात है केरल के लिए कि 1084 है लिंगानुपात। उसके बाद है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है 996। न्यूनतम राज्यों में देखें तो न्यूनतम राज्यों में है मात्र 879 हरियाणा का। देखो हरियाणा वैसे तो सब कामों में सबसे आगे है, लेकिन जो काम आगे होना चाहिए उसमें सबसे पीछे है, 879। बताओ कितनी असमानता है इसमें 879 में, हरियाणा में। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, इसका भी काफ़ी कम है 889। और केंद्र शासित में सर्वाधिक है पुडुचेरी का, इसका है 1037। न्यूनतम दमनदीव का है, इसका और कम है, देखो दमनदीव का मात्र 618, 618 1000 पुरुषों पर। कितना अंतर है बताओ। आइए अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर, अब साक्षरता दर में साक्षर, अब समझते हैं साक्षर किसे कहते हैं। सबसे पहले साक्षर समझो। साक्षर कहते हैं जो पढ़ना और लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं, लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो साक्षर उसे भी कह देते हैं जो अपने नाम को लिख सकता है और उसे पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। मतलब समझा जाए तो जो सिग्नेचर कर सकता है उसे साक्षर कहते हैं। और साक्षरता दर को निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, यह है साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणा 100, इससे साक्षरता दर निकाली जाती है। देखो 2001 में जो साक्षरता दर थी वो थी 64.8%, और 2011 में इसमें कुछ वृद्धि हुई तो ये हो गई 73%, तकरीबन 74.08% है 2011 के अनुसार, तो कोई अंतर नहीं है। आगे देखते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि स्त्री और पुरुषों में जो साक्षरता है उसमें सर्वाधिक अंतर किस राज्य का है, किस राज्य में है सर्वाधिक अंतर। तो इसमें पहले नंबर पर है राजस्थान, काफ़ी अंतर है इसमें। पुरुषों की साक्षरता दर जो है राजस्थान में वो 79.2% है, और महिलाओं की है 52.1%, और इसका अंतर है 27.1%, काफ़ी अंतर है इसका। अब साक्षरता दर को और डिटेल से देखते हैं कि सर्वाधिक राज्यों में साक्षरता दर जो है केरल की है 94%, और मिजोरम है इसके बाद, इसकी है 91.3%। और न्यूनतम राज्यों में पहले नंबर पर बिहार है जिसकी है 61.8%। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश जिसकी मात्र 65.4%। केंद्र शासित में देखते हैं लक्षद्वीप है पहले नंबर पर जिसकी 91.8% है, और न्यूनतम है दादर एवं नगर हवेली जिसकी 76.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की जो संख्या है वो लगभग 20 करोड़ है, और 20 करोड़ में से सर्वाधिक जो एससी की जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और यह संख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह है तकरीबन लगभग है 4.20 करोड़ उत्तर प्रदेश में।
और अगर इसे प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिशत में पहले नंबर पर पश्चिम वो है पंजाब है, जिसमें प्रतिशत है 31.9%। काफ़ी है। आइए आगे देखते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो है लगभग 10 करोड़ भारत में। और इसमें सर्वाधिक एसटी की संख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक लक्षद्वीप में है। तो दोस्तों, जनगणना से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यूजफुल होंगे। धन्यवाद।